हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड हम पढ़ रहे थे नाइन्थ क्लास पॉलिटी का चैप्टर फर्स्ट, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। लास्ट वीडियो में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो क्या होती है और उससे कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं, और उसे समझने के लिए हमने स्टार्ट किया था अपना स्टोरीज़ का सेक्शन। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट स्टोरी थी द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। ना इन दिस वीडियो हम एक दूसरी स्टोरी को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ मैक्सिको। ओके, एज इट इज़ रिटन ऑन योर स्क्रीन, मैक्सिको के बारे में हम पढ़ने वाले हैं एंड हम देखेंगे कि मैक्सिको का क्या सीन था, भाई मैक्सिको में क्या प्रॉब्लम चल रही थी एंड वहाँ पे जो डेमोक्रेसी उसका क्या सिस्टम था या क्या कंडीशन थी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैक्सिको की अगर हम बात करें तो सबसे पहले वी मस्ट नो दैट जो इलेक्शंस थे मैक्सिको में वो एवरी 6 ईयर्स में होते थे। फटाफट से समझ लीजिए, मैक्सिको एक कंट्री का नेम है एंड मैक्सिको में इलेक्शन होते थे प्रेसिडेंट के एवरी 6 ईयर्स में। ओके, देन नो मिलिट्री और डिक्टेटर रूल वॉज एवर, तो वहाँ पे कभी भी कोई डिक्टेटरशिप नहीं रही, किसी मिलिट्री का रूल नहीं रहा। ठीक है, अनटिल 2000, सिर्फ 2000 तक। ठीक है, ओनली PRI वन बाय यूजिंग डर्टी ट्रिक्स। वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पर एक पार्टी थी जिसका नाम था PRI। ठीक है, वो पार्टी 2000 तक जीतती हुई आ रही थी। ठीक है, क्या कैसे जीत रही थी, वो कंटिन्यूसली जीते जा रही थी, मतलब हमेशा जब भी इलेक्शन होते थे तो रिजल्ट आता था और कौन जीत जाता था, PRI जीत जाती थी। भाई सब लोग बोलते थे कि बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी, बहुत सारे गलत काम करती थी, अपने आप को जिताने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरह के फंडा यूज़ करती थी और इस तरह से हर बार वो जीतती चली जा रही थी। ठीक है, और पता है मैक्सिको फ्री कब हुआ था, आई मीन वहाँ पे इलेक्शन कब से स्टार्ट हो गए थे। मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली थी 1930 में। ओके, कब मिली थी, मैक्सिको को इंडिपेंडेंस मिली थी 1930 में। अब सोचिए 1930 से लेके 2000 तक यहाँ पर एक ही पार्टी का रूल रहा और उस पार्टी का नाम था PRI। ओके, तो चलिए हम थोड़ी सी बेसिक चीज़ें हैं जो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। PRI जो थी उसका फुल फॉर्म क्या था सबसे पहले। ओके, इसका फुल फॉर्म ही बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ओके, तो आप आराम से लर्न कर सकते हैं। भाई जैसे ये लिख रहा है PRI, तो फुल फॉर्म P से स्टार्ट होना चाहिए, देन R देन I, बट क्योंकि ये PRI बहुत ही उल्टे काम करती थी तो इसका नाम जो भी है ना वो भी उल्टा ही है, मतलब I से स्टार्ट होगा, देन R आएगा, देन P, फिर लास्ट में P आएगा। ओके, तो इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन पार्टी। तो PRI का फुल फॉर्म क्या हुआ बेटा, याद करना है क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाए। ओके, इंस्टीट्यूशनल, मैं लिखूँ या रहने दूँ, कि रहने देती हूँ, बहुत टाइम लगेगा है ना, या फिर लिख लिख देती हूँ इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन, बहुत टाइम लगेगा भाई, पार्टी। ठीक है, तो इसको लिखना रहने देती हूँ, इरेज कर देती हूँ, जस्ट अ मिनट। सो सी आई एम नॉट राइटिंग बिकॉज अगर मैं लिखूंगी तो बहुत सारा स्पेस जाएगा एंड इट विल नॉट बी क्लियर। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि मैंने आपको फुल फॉर्म बताया, PRI का फुल फॉर्म क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशन पार्टी, क्योंकि ये उल्टे काम करती थी, इसका जो शॉर्टकट है वो भी उल्टा ही बनाए। तो आगे देखते हैं भाई, डर्टी ट्रिक्स अगर वो यूज़ करती थी तो क्या क्या काम करती थी, मतलब उसकी ट्रिक्स में क्या क्या था। देखो फर्स्ट चीज़ क्या थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैड टू अटेंड PRI's मीटिंग। भाई अब बताइए, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उनको PRI की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी। भाई पॉलिटिकल पार्टी है तो पॉलिटिकल पार्टी अपने जो पॉलिटिकल फॉलोअर्स हैं या उनके वर्कर्स हैं उनके साथ मीटिंग करे, बट नहीं, ये जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, आपको पता है हमारे इंडिया में रूल ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इलेक्शन तक नहीं लड़ सकते, या तो वो गवर्नमेंट की एम्प्लॉय रहें या फिर लोगों की सेवा करें, दो दो काम कैसे कर सकते हैं, है ना। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कभी इलेक्शन लड़ते नहीं हैं। ठीक है, ना ही वो इलेक्शन में प्रचार कर सकते, ना ही वो इलेक्शन में दूसरे काम कर सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो वो किसी एक किसी भी कैंडिडेट का फेवर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो वोट कास्ट कर सकते हैं लेकिन ओपनली किसी का प्रचार वगैरह नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उल्टे ही काम हो रहे थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को PRI की मीटिंग अटेंड करनी पड़ती थी। ठीक है, इवन जो गवर्नमेंट टीचर होते थे दे यूज टू फोर्स पेरेंट्स टू वोट फॉर PRI। भाई वो पेरेंट्स को फोर्स करते थे कि भाई आपको PRI को वोट डालना है, अब बताइए। ठीक है, और दूसरी और ट्रिक थी उनकी, मीडिया इग्नोर्स अपोजिशंस वर्क एंड क्रिटिसाइज देम। अब सोचिए, जो मीडिया है, मीडिया का काम आपको सबको पता है ना, मीडिया को बेटा, मीडिया इज कॉल्ड द वॉच डॉग। ठीक है,
सोसाइटी का, कंट्री का वॉच डॉग होती है वो। मतलब जैसे वॉच डॉग क्या करता है, निगरानी रखता है कि कोई रॉन्ग जो है वो कोई जैसे आपके घर के अगर बाहर कोई डॉग है और वो वॉच कर रहा है, तो अगर कोई भी बाहर का इंसान आएगा, कोई भी ऐसा पर्सन आएगा जो उसे लगेगा कि ये रॉन्ग है या फिर गलत है, जैसे रात में चोर वोर आ जाते हैं तो डॉग्स उनको भगा देते हैं ना, तो ऐसे ही वॉच डॉग का काम क्या होता है, अलर्ट करना। ओके, वॉच डॉग का काम एक्चुअली में क्या होता है, अलर्ट करना। मीडिया को ऐसा कहा गया है कि मीडिया जो होती है वो सोसाइटी का वॉच डॉग होती है। मतलब वो अलर्ट करती है सोसाइटी को, क्या सही है क्या गलत है वो बताती है। ठीक है, अब मीडिया अगर अपोजिशन के काम को इग्नोर करेगी, वो क्या करती थी, इग्नोर करती, अपोजिशन अच्छा कर रहा है तो इग्नोर कर देगी, कुछ भी काम कर रही है, अगर अपोजिशन ने कोई भी अच्छा काम किया तो वो उसको इग्नोर कर देगी, बताएगी नहीं, लोगों के सामने ही लेकर नहीं आएगी। और अगर उन्होंने कुछ भी छोटी मोटी गलती कर दी तो उसे क्रिटिसाइज करेगी, नहीं भी करी तो भी उसको क्रिटिसाइज करेगी कि अच्छा, मतलब कोई भी काम वो करेगा उसमें उसकी सिर्फ बुराई निकालेगी। ओके, दैट इज कॉल्ड क्रिटिसाइज करना। ठीक है, उसके सिर्फ बैड पॉइंट्स को कैच करेगी और लोगों के सामने लेके आएगी, अच्छा ये गलत है ये गलत है। ठीक है, तो मीडिया का काम क्या होता है, ट्रू जो ट्रुथ है उसको सामने रखे। बट वहां पर मीडिया क्या कर रही थी, मीडिया अपोजिशन के वर्क को इग्नोर कर रही थी और उसे क्रिटिसाइज करती रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, पोलिंग बूथ्स आर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन लास्ट मिनट। मतलब अचानक से लास्ट मोमेंट पे आप वोट डालने जा रहे हो, आप पहुंचो वोट डालने के लिए और आपसे कहा जाए कि आपके वोट जो है वो यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर डलेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे आप एग्जाम देने जा रहे हो और एग्जाम पहुंचे देने के लिए, और आपसे कहा जाए कि आपका सेंटर यहाँ पर नहीं, आपका सेंटर तो नेक्स्ट स्कूल में है। तो इट इज़ क्वाइट, लोगों को क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है या फिर अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इस तरह के काम करने से काफ़ी लोग वोट डालने नहीं जाते थे और फिर चीटिंग करके जो नकली वोट डलते हैं ना वो डल जाते थे। तो ऐसी डर्टी ट्रिक्स कौन यूज़ करता था, मैक्सिको की PRI पार्टी। ठीक है, देन PRI स्पेंड लार्ज सम ऑफ मनी इन द कैंपेन फॉर इट्स कैंडिडेट। मतलब अपने कैंडिडेट के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करती थी। अब यू शुड नो कि हमारे यहाँ जब इलेक्शन होते हैं बेटा, तो पैसा खर्च करने की एक लिमिट है हमारे यहाँ इलेक्शन में। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ जो इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन पे वॉच रखता है कि इलेक्शन में क्या हो रहा है और क्या इलेक्शन में सब लोग कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके कोई जीत रहा हो, नहीं, उन्होंने फिक्स कर दिया है आपके पास कितना भी पैसा हो बट आप इससे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आप अभी नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ोगे तो हम उन्हें डिस्कस कर लेंगे। तब फिलहाल हम ये देख लेते हैं कि PRI क्या करता था। PRI क्या करता था, बहुत सारे पैसे खर्च करता था कैंपेन में अपने कैंडिडेट्स के प्रचार प्रसार के लिए। एंड ये तो सब हो गई उसकी डर्टी ट्रिक्स की बात। इसके अलावा चाइना है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन यहाँ पर है कि डू यू कंसिडर चाइना एंड मैक्सिको एज एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। तो अभी हमने मैक्सिको की स्टोरी पढ़ी है, लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ चाइना। चाइना की स्टोरी बड़ी ही शॉर्ट सी, सिंपल सी और इंटरेस्टिंग है। ओके, तो मैं आपको वो चाइना की स्टोरी दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको बुक में उसका पोर्शन दिखा देती हूँ बिकॉज इट इज़ जस्ट अ पैरा एंड दैट्स व्हाई आई डिड नॉट प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ PDF or some this PPT or something. Okay, so just wait for, not wait, just see. Okay, see. तो हमने ये बुक निकाली है और बुक में हम देख लेते हैं फटाफट से कि चाइना में इलेक्शन कैसे होते थे। तो चाइना का ये जो पैरा है ना, बस छोटा सा पैरा, यही सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर सारा का सारा। लेट अस डिस्कस दैट कि यहाँ से लेके ये पूरा ये जो पैरा है, दिस वन, दिस, ओ माय गॉड, हाँ चले देखिए, दिस होल पैरा। ओके, दिस पैरा इज ऑल अबाउट चाइना। तो बहुत ही छोटी सी स्टोरी है चाइना की, उसे फटाफट से देख लेते हैं हम। देखिए, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड। चाइना में रेगुलरली इलेक्शन होते हैं आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। मतलब एवरी 5 ईयर्स में वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है भाई। और वो इलेक्शन से क्या चूज़ करते हैं, कंट्री की पार्लियामेंट चूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट होती है, लोकसभा राज्यसभा, और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इस पार्लियामेंट में, वहाँ पर जो पार्लियामेंट होती है चाइना की, उसका नाम देख लेते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नेम है, इसका नेम है क्वांगुओ रेनमिन दाइबियाओ दाहुई। ठीक है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो क्वांगुओ रेनमिन दाइबियाओ दाहुई। तो अगर आपको ये याद नहीं होता है तो उसको याद कराने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी सी स्टोरी है जो मैं अपनी एवरी क्लास में हर बच्चे को ऐसे याद कराती हूँ। तो आपको भी आई बिलीव ये जल्दी से याद हो जाएगा। देखो, याद कराने के लिए सबसे पहले आप ध्यान कीजिए, हमारी स्कूल में हम कॉन्गो बजाते हैं नहीं बजाते, है ना। जब असेंबली होती है तो बहुत से बच्चे कॉन्गो प्ले करते हैं ना। तो कॉन्गो, अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कॉन्गो बजाया किसी ने। ठीक है, तो क्वांगो, कॉन्गो से क्वांगुओ।
ठीक है। कॉन्गो बजाया तो क्या हुआ, रेन हुई, ठीक है, तो इसमें लिख रहा है रेन, ठीक है, और उसका लिख रहा है मिन, इसका मतलब हुआ 1 मिनट तक रेन हुई। रेन कितनी देर हुई, 1 मिनट, तो कॉन्गो बजाया तो रेन हुई, कॉन्गो रेन मिन, ठीक है। अब रेन हुई तो रेन में क्या बरसा पता है आपको, दही, दही होता है ना, मिल्क से बनता है जो कर्ड, तो दही भी आयो, तो ऊपर से क्या आयो, दही आयो, ठीक है, ऊपर से दही आयो, तो कॉन्गो बजाया, रेन हुई 1 मिनट तक, और उस रेन में क्या बरसा बेटा, दही भी आ गया उस रेन में, ठीक है। और जो वो दही किसी के ऊपर गिरा ना, तो जैसे छोटे बच्चों को लग जाती है तो क्या बोलते हैं, ता हुई, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसने बताया दही गिरा ना, तो उसने बोला दा हुई, दा हुई, दा हुई। तो ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं कि भाई कॉन्गो बजाया, रेन हुई 1 मिनट, और फिर रेन हुई तो उस रेन में क्या गिरा, दही भी आयो, और उन सबकी क्या हो गई, दा हो गई, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, क्वांगो रेन में दही भी आयो, दा हुई, सो दैट आप इसको भूले ना। बहुत सिंपल सी स्टोरी है और आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम कहाँ थे, हम बात कर रहे थे कि चाइना में इलेक्शंस एवरी 5 ईयर्स में होते थे, और वो उससे अपनी पार्लियामेंट चूज करते थे। उस पार्लियामेंट का नाम था क्वांगो रेनमिन दाइबियाओ दाहुई, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस। नाउ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस हैज़ पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। भाई ये जो नेशनल पीपल्स जो पार्लियामेंट है, ठीक है, ये जो कांग्रेस है, इसकी पावर है, ये सब लोग मिलके, ये जितने भी मेंबर्स होंगे जो इलेक्ट होकर आए हैं, जिनका ये पूरा ग्रुप है, ये लोग किसको अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होंगे प्रेसिडेंट के, ये लोग प्रेसिडेंट को चूज करेंगे। इट हैज़ नियरली 3000 मेंबर्स, और इस पूरे पार्लियामेंट में कितने मेंबर होंगे, 3000 मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर चाइना, वो चाइना से इलेक्ट होकर आएंगे। तो ये तो बिल्कुल सही है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखो, सब मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय आर्मी, कुछ मेंबर्स को आर्मी इलेक्ट करती है, ठीक है। तो एक चीज़ तो हो गई कि सारे लोग जो है, कुछ लोगों को पीपल इलेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों को आर्मी इलेक्ट कर रही है। नाउ बिफोर कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। यू नो, चाइना में एक ही पार्टी है, ठीक है, तो जो भी इलेक्शन होंगे सब लोगों को उसी पार्टी का क्या बनना पड़ेगा, मेंबर बनना पड़ेगा। अब देखो, पार्टी एक होने का मतलब ये है कि पार्टी होती है ना, वो अपना आइडियोलॉजी लेके रखती है कि भाई हम ये चाहते हैं, ठीक है, तो वो पार्टी की आइडियोलॉजी हो गई। तो कोई दूसरा अगर कोई चेंज करना चाहता है कि भाई ये चीज़ रूल हमें गलत लग रहा है और हम ये रूल नहीं चाहते, तो उसे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तब जाके तो वो रूल बना सकता है ना। कोई भी रूल कब बना सकता है, गवर्नमेंट का पार्ट कब बन सकता है, जब वो इलेक्ट हो। तो इलेक्ट होने के लिए यहाँ पे कंडीशन थी कि आपको उस पार्टी की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, मतलब आप उस पार्टी के मेंबर हैं। तो फिर आप उस पार्टी के अगर मेंबर बन जाएंगे तो फिर आप उस पार्टी के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते। तो इस तरह से वो जो पार्टी है वो अपना सिंगल रूल चलाने लगी थी वहाँ पे चाइना में। इवन अभी भी वहाँ पर सिंगल रूल ही रहता है, एक ही पार्टी है। वहाँ पे क्या करना पड़ता है, इलेक्शन लड़ने से पहले आपको, कॉन्टेस्ट करने से पहले कैंडिडेट को अप्रूवल लेना पड़ेगा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से। वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी अगर अप्रूव कर देती है कि हाँ आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो ही आप लड़ पाएंगे। अब बताइए, आप उसके अगेंस्ट जाओगे तो वो आपको परमिशन देगी चुनाव लड़ने की, नहीं देगी, है ना। सो ओनली दोज हु आर मेंबर ऑफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी और 8 स्मॉलर एलीट पार्टी, कुछ 8 स्मॉलर पार्टी हैं लेकिन वो भी उसी से एलीड हैं, ठीक है, मतलब वो उन्हीं के अंडर हैं, उन्हीं के कंट्रोल में है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना। सो इट वर अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हेल्ड इन 2000, 2002 एंड 2003। तो द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म बाय कम्युनिस्ट पार्टी। तो अभी कोई भी इलेक्ट होके आ जाए, गवर्नमेंट जो बनेगी वो किसकी बनेगी, हेड जो बनेंगे वो किसके बनेंगे, इसी पार्टी के बनेंगे, क्योंकि पार्टी से तो आपने परमिशन ली थी इलेक्शन लड़ने के लिए। तो दिस वे क्या ये सही है, मतलब एक ही पार्टी है, वो आपको अपने डिसीजन भी नहीं लेने देगी, क्योंकि उससे आप परमिशन लेके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप उसके अगेंस्ट कैसे जा पाएंगे। सो अब हमने देख लिया दोनों की कहानी, चाइना की भी देख ली आपने और मैक्सिको की भी देख ली। तो अब बताइए, अब मुझे जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, दैट डू यू कंसिडर द इलेक्शंस इन चाइना एंड मैक्सिको एज एन एग्जांपल ऑफ पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। क्या इसमें एक्चुअली पीपल इलेक्ट कर रहे हैं। भाई चाइना का हमने एग्जांपल देखा, चाइना में क्या होता है कि आपको उस पार्टी से परमिशन लेनी पड़ेगी, तो अगर कोई मेंबर उस पार्टी का नहीं है तो वो इलेक्ट नहीं हो सकता। तो अगर लोग ये चाहते हैं कि हमें उस पार्टी को वोट नहीं देना, तो भी क्या वो ऐसा मेंबर चूज कर पाएंगे, अपने लिए कोई ऐसा लीडर चूज कर पाएंगे जो उस पार्टी से बिलोंग ना करता हो, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स उन लोगों को उस पार्टी के लीडर्स के साथ ही वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो गलत हो या सही हो, है ना। अगर गलत भी है तो हाउ दे विल रेज क्वेश्चन, दे कैन नॉट। ऐसे ही मैक्सिको में हमने देखा कि भाई मैक्सिको में पीआरआई ऑलवेज जीत रही है, वो चीटिंग कर रही है, तो ऐसे करके वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, क्या हम उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे भाई।
thus we can conclude the second feature of the democracy। तो इन दोनों स्टोरीज से हमें डेमोक्रेसी का एक सेकंड फीचर पता चला कि डेमोक्रेसी में क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एज होल्डिंग इलेक्शन इज नॉट सफिशिएंट, कि भाई जो इलेक्शन होना, ये हो गया कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट आ गई, उसके हाथ में पावर आ गई, बट इलेक्टेड गवर्नमेंट को इलेक्ट कैसे किया है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि ये कैसे इलेक्ट होकर आ रही है, क्या चीटिंग करके इलेक्ट होकर आ रही है, क्या सिंगल पार्टी का रूल चल रहा है ना, जैसे चाइना में सिंगल पार्टी रूल चल रहा था, मैक्सिको में चीटिंग हो रही थी। तो इससे हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी तभी होगी, या डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जब इलेक्शन फ्री हो और फेयर हो, मतलब उनमें ऐसा नहीं हो कि पैसे की वजह से सब कुछ हो रहा है और चीटिंग भी नहीं हो रही हो, है ना, जैसे वहाँ पे डर्टी ट्रिक्स अप्लाई हो रही थी मैक्सिको में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सो वेयर दीज करेंटली इन पावर, जहाँ वेयर दोज करेंटली इन पावर, एक ऐसा इलेक्शन जहाँ पे जो अभी पावर में हैं उन्हें डर हो, उन्हें एक चांस हो कि ये हार सकते हैं, ये लूज कर सकते हैं। सो वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस ऑफ लूजिंग, ये जो अभी पावर में है उन्हें जब तक ये नहीं लगेगा कि वो लूज कर सकते हैं, इलेक्शन हार जाएंगे, तब तक वो ऑनेस्टली कैसे काम करेंगे, है ना। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, उनको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, तो फिर तो वो गलत ही करते रहेंगे, है ना। और उनकी पनिशमेंट क्या होगी, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो लोग उन्हें इलेक्ट ना करें, है ना। लोगों के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो चाहें तो उनकी जगह किसी और को भी लीडर बना सकें। तो इलेक्शन कैसे होने चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक समझ लिया है, अब हम आगे देख लेते हैं, एक पार्ट है इसका, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है, इसे हम फटाफट से समझ लेते हैं। वो सेकंड फीचर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना, दैट इज 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ओके, तो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का मतलब क्या है, देखो मैंने आपको हिस्ट्री में एक चैप्टर, हिस्ट्री में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, इन दैट वन हमने ये देखा था कि वहाँ पर तीनों स्टेट थे ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, एंड उसमें क्या हुआ था, फर्स्ट स्टेट के पास कितने वोट थे, जल्दी फटाफट से मैं आपको ये नोट करके बता देती हूँ। हाँ, तो फर्स्ट स्टेट में हमने देखा था, फर्स्ट स्टेट में 300 पीपल थे, और सेकंड स्टेट में भी 300 पीपल थे, एंड थर्ड स्टेट में 600 पीपल थे, ठीक है। और इन सबका 1 1 वोट था। तो क्या ये वोट इक्वल है बेटा, ये वोट इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 600 लोग हैं, उनका सिंगल वोट है, और यहाँ पे 300 है, इनके कंपैरिजन में तो हाफ हो गए ना, लेकिन फिर भी इनका वोट इक्वल है, तो दिस इज़ नॉट फेयर। तो इसी तरह इसी को समझने के लिए कि भाई जो थर्ड स्टेट ने क्या मांगा था, थर्ड स्टेट ने डिमांड करी थी कि हम 600 तो हमें 600 वोट दीजिए, है ना, हमारे पास 600 वोट होने चाहिए। आप 300 तो आपके पास 300 वोट होना चाहिए, ये जो सेकंड स्टेट के हैं वो 300 है तो उनके पास 300 वोट होना चाहिए, ऐसे करके 1200 वोट होंगे। फिर जब 1200 वोट कास्ट करते हैं, फिर उसमें से पता लगाएंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है, ऐसे कैसे, ये तो गलत चीटिंग हो जाएगी, 1 1 वोट मिलेगा तो यहीं से कॉन्सेप्ट बनता है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, सॉरी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का। आई होप इतना आपको समझ में आया कि 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू का सिस्टम क्या है, कि भाई हर किसी के पास एक वोट होना चाहिए, और उस एक वोट की वैल्यू ऐसे नहीं कि मेरा वोट जो है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, कि भाई मेरा वोट फाइनल वोट है, आप सबके वोट अगर 5 हो रहे हैं और मेरा वोट जो है वो 5 से डायरेक्ट 10 कर देगा उसको, ये भी तो गलत है ना, मेरे वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, नहीं, सबके वोट की वैल्यू, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो प्यून हो, एंड चाहे वो कोई SC ST का मेंबर हो, चाहे वो कोई जनरल का मेंबर हो, सबके वोट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज कॉल्ड 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो इसे कैसे समझेंगे, देखिए फटाफट से देखते हैं। देखो ऐसा है, ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, क्योंकि एक्चुअली स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था कि सबको एक एक वोट मिल जाए, सबको इक्वल वोट नहीं मिलता था, ठीक है। तो जैसे अगर कोई किंग होता था, उसके पास उसके वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई, ठीक है। अगर कोई बेचारा नॉर्मल जनरल पर्सन है, कोई सिटीजन है नॉर्मल, तो उसके वोट की वैल्यू नॉर्मल हो गई। बट ये तो गलत चीज़ है ना, वी ऑल आर लिविंग इन द सेम सिस्टम, तो हम सबके पास सेम पावर होनी चाहिए, एंड इसी पे बेस्ड है। देखो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, तो डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। जैसे हमने हमारे फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले चैप्टर में विमेन स्ट्रगल पढ़ा था, जिसमें विमेन जो है वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रही थी, बट उनको इक्वल वोट करने का राइट नहीं मिल रहा था। उनको लास्ट में आके 1946 में आके उन्हें वोटिंग राइट मिला। तो ये स्ट्रगल बहुत लंबा चला। उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिल पाया था। जैसे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, सऊदी अरेबिया में विमेंस को 2015 से पहले
वोट डालने का राइट नहीं था। 2015 अभी निकली है, 7 ईयर्स पहले, ठीक है, आप सब भी थे तब, ठीक है। तो उस टाइम पर इनको वोटिंग राइट मिला है, मतलब 2015 तक, इतने साल से, है ना, इतने साल पहले तक वहाँ पर विमेंस को वोटिंग राइट था ही नहीं, मतलब विमेन से को वोट करने की परमिशन ही नहीं थी, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ है एस्टोनिया। एस्टोनिया में क्या होता है बेटा, एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनको राइट टू वोट मिलना मुश्किल होता है, मतलब उनको वोटिंग राइट्स ही नहीं है, वो वहाँ पे वोट नहीं डाल सकते, मतलब रशियन माइनॉरिटी है, मतलब रशिया के कुछ कल्चर के लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं, ठीक है, वहीं उनकी बर्थ हुई है, वो वहीं पर रह रहे हैं, और एस्टोनिया के ही रहने वाले हो गए, वहाँ के सिटीजन हो गए, लेकिन फिर भी उनको वोटिंग राइट नहीं मिला है, ठीक है। तो उसके लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, दैट इज़ नॉट ओके। अगर वो वहाँ के सिटीजन है, वहीं रह रहे, जैसे हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ भी तो बहुत से लोग हैं जो जब हमारा कंट्री फ्री हुआ था तब वो जो ब्रिटिशर्स थे वो यहीं रह गए थे, ठीक है। जैसे आप गोवा में जाओगे, या आप जो हमारी फ्रेंच कॉलोनीज रही थी कुछ टाइम के लिए, जैसे दादर नगर हवेली है और पुदुचेरी है, इन एरियाज़ में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे एंग्लो इंडियन मिल जाएंगे, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन मतलब ये है कि वो उनके जो एंसेस्टर्स थे वो क्या होंगे, वो अंग्रेज रहे होंगे, और वो क्योंकि यहाँ पर रहने लगे, उन्होंने इंडिया के कल्चर को अडॉप्ट किया, वो इंडिया की रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो इंडिया के सिटीजन हुए, है ना, तो उन्हें भी तो इक्वल वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए। तो ऐसे ही एस्टोनिया में ऐसा नहीं है कि वहाँ पर उनको वोटिंग राइट मिले। देन फिजी की अगर हम बात करें तो फिजी में ना वोट की वैल्यू अलग अलग है, मतलब वहाँ का जो इंडिजीनियस फिजी है, मतलब वहाँ का ही पर्टिकुलर जो फिजी पर्सन है, जो फिजी में ही रहता था, जिसके एंसेस्टर्स भी फिजी के ही थे, उस इंडिजीनियस फिजी के वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी। और जैसे कोई इंडियन लोग हैं, पता है हमारे इंडिया के बहुत सारे लोग काम करने के लिए प्लांटेशन वर्कर के फॉर्म में बहुत सारी जगह गए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनी, ये लोग सेंड कर देते थे ब्रिटिशर्स वगैरह, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ के जो लेबर लोग थे, जो लोग लेबरिंग करते थे, उन लोगों को क्या है पकड़ पकड़ के, मतलब प्लांटेशन वर्कर के फॉर्म में, बेचारे वो गरीब थे, उनको ले जाके प्लांटेशन वर्कर के फॉर्म में वहाँ पे छोड़ दिया, वहाँ से वापस भी लेकर नहीं आए, और वहाँ पे उनको ना दिन रात बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत लंबे लंबे टाइम तक काम करना पड़ता था, मतलब 14-14 घंटे, मतलब सोचो 1 डे में 14 आवर्स वो काम करते थे प्लांटेशन फॉर्म में। तो वहाँ पे उनको काम करने के लिए ले गए थे, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो वहीं पर रहने लगे, जैसे फिजी वगैरह भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे लोग ऐसे ही रहने लगे। तो इंडियन फिजी हैं जो, मतलब जिनके एंसेस्टर्स इंडियन हैं, लेकिन वो फिजी में ही रहते थे, फिजी में ही उनकी बर्थ हुई, तो फिर वो फिजी में ही रहने लगे, अब यहाँ पर वापस आने का उनका काम वहीं पर हो रहा है, तो लेकिन उनको वोटिंग राइट फिजी में जो दिया गया है उसके उनके वोट की वैल्यू कम होगी, मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि अभी एक इंडियन जो है फिजी है, इंडियन फिजी, उसके वोट की वैल्यू होगी 1, ठीक है, और जो इंडियन फिजी के अलावा जो इंडिजीनियस फिजी है उसकी वोट की वैल्यू हो जाएगी 2 या फिर 3 या फिर 1.5, मतलब मोर देन 1, ठीक है, उससे ज़्यादा वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे फीचर्स हैं अभी भी कंट्रीज़ में, और इसीलिए ऐसा कहा गया है कि वोट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 1% 1 वोट होना चाहिए। तो थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी हमें इससे मिलता है, बहुत सिंपल सी चीज़ थी, थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी वो क्या कहता है कि भाई एज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी क्या कहती है कि इक्वलिटी होगी, कैसी इक्वलिटी होगी, पॉलिटिकली सब लोग इक्वल होंगे, ठीक है, उस एरिया में जितने भी लोग रहते हैं दे ऑल आर इक्वल। दस हियर वी गेट द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमें डेमोक्रेसी का थर्ड फीचर मिलता है जो ये कहता है इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन, हर एक अडल्ट सिटीजन को मस्ट हैव 1 वोट, 1 वोट मिलना ही चाहिए, ठीक है, हम सबके पास एक वोट होना चाहिए, एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, और हर वोट की वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक के वोट की वैल्यू 2 है, एक के वोट की वैल्यू 1 है, दिस इज नॉट राइट। तो इन अ डेमोक्रेसी हमारा थर्ड फीचर क्या कहता है, द थर्ड फीचर सेज इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। तो हमारे थर्ड फीचर तक तो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया है, एंड नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस सम मोर टॉपिक्स इसी डेमोक्रेसी के बारे में जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगे, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे, और ऐसे ही कुछ 1-2 कहानियाँ होंगी जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू।